Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. So today is 19th June and we will discuss the important news articles of Indian Express. तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर देख लेंगे और उसके बाद जो भी हमारा वहाँ का इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि न्यूज़पेपर में क्या क्या है। तो ये है हमारा आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर जिसमें इसराइल के बारे में है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फिर ये थाईलैंड हो जाता है। तो ये पूरा न्यूज़पेपर है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन है, पीएम मोदी आ रहे हैं नालंदा राजगीर में, तो वो देखेंगे। उसके बाद जो भी न्यूज़ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये सब हम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम अलग बना के लेके आएँ ताकि आपको कम से कम समय में इन द लेस टाइम यू विल गेट मोर इम्पॉर्टेंट कंटेंट, राइट। सो सबसे पहला न्यूज़ हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, ये हमारा जो हमारी कंट्री का आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार नहीं है, अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, दैट्स वाई वी राइट एंड। सो ये ध्यान में रखिएगा कि अंडमान एंड निकोबार, दे बोथ आर नॉट अंडमान और निकोबार, दिस इज अंडमान एंड निकोबार। तो ये अंडमान है और ये निकोबार है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रपोज वहाँ क्या बना रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रा प्रोजेक्ट है क्या। तो वहाँ जो हम बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं ICIT, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये क्या है, एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। वहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी होगा। जो हमारा जो ट्रांसशिपमेंट होता है कंटेनर का, वहाँ हम समझिए एक तरह का गोडाउन बनेगा कि कहीं से भी सी रूट से जो सामान आएगा वहाँ पे रुकेगा और फिर कहीं जाएगा। इस तरीके का लेमैन की भाषा में आपको समझा दे रहा है, ठीक है। अब ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड का मतलब जो होता है, ग्रीन फील्ड की एकदम बिल्कुल ही नया, एकदम रॉ खाली ज़मीन है, उसमें हम शुरुआत से सारा काम करेंगे, वो होता है ग्रीन फील्ड। आप सुनते होंगे कभी कि ग्रे फील्ड होता है, एक ग्रे फील्ड रोड बन रहा है। उसमें क्या होता है, कोई पहले से रोड गई हुई है, मे बी सिंगल लेन या डबल लेन, उसको हम डेवलप करके 4 लेन बना दे रहे, दैट इज ग्रे फील्ड। बट इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन फील्ड, देन की खाली लैंड है, उसमें हम शुरुआत से लेके अंतिम तक नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, दैट काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड एरिया। तो ग्रीन फील्ड काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें कंसर्न क्या क्या है, दिक्कत क्या क्या है, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। पॉलिसी में दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी क्यों उसको अपोज कर रही है, इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो भी क्यों अपोज कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। उसके लिए हम आपको बना के लेके आ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी है रेज कंसर्न ओवर प्रपोज 72,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड एंड ग्रेट निकोबार आइलैंड में। तो वो क्यों कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड क्या है आर्टिकल का, कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है, आपको पहले हम मैप पे दिखा दे रहे हैं। ये हमारा प्यारा भारत है, ये देखिए, ठीक है, ये श्रीलंका, और यहाँ पे जो ये एरिया है तो ये कोलकाता है। तो अगर प्रॉक्सिमिटी देखेंगे तो कोलकाता से नज़दीक पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, राइट। तो उसका डिटेल मैप यहाँ पे है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, ये ऊपर में जो है अंडमान निकोबार, ये नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, और जो इसका कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर वो किस में है, लोअर अंडमान में। ये अंडमान सी हो गया और ये लिटिल अंडमान है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये वाला जो आइलैंड आ जाता है, नीचे वाला वो आता है निकोबार। दिस पोर्शन इज अंडमान, राइट, एंड दिस पोर्शन इज निकोबार। तो निकोबार में अगर हम आते हैं देखते हैं तो ये पे क्या है, पहले कार निकोबार आता है जो इंडियन ओशन में है, उसका निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, और निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इसमें जो गलेथिया बे है इंपॉर्टेंट, जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया गया कि गलेथिया बे के कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ देखेंगे मलेशिया में जो मलक्का स्ट्रेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। मलक्का स्ट्रेट क्या होता है, कनेक्ट करती है किसको किसको, आप कमेंट में हमको बताइएगा। क्या बताना है कि मलक्का स्ट्रेट जो है कौन से दो सी को कनेक्ट करती है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इससे क्या होगा, आप तो पहले रिकॉल कर पाएंगे और पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जो हल्का सा ये जो बे बन रहा है ना यहाँ पे, दैट इज दिस एरिया। ये देखिए, ये आपको जूम करके दिखाया गया, ये है गलेथिया बे। आपको अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गलेथिया बे क्या है, इसलिए हम ये मैप को हम ऐड कर दिए तो आपको समझ में आए कि गलेथिया बे है कहाँ पे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही बोला गया कि इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल को ग्रेटफुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, टाउनशिप बनेगा, गैस एंड सोलर पावर प्लांट बनेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपको तो लगना चाहिए कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है उसके साथ कुछ दिक्कत है, तो वो आपको बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये कौन बना रहा है, ये आपको याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो बना रही है। एम क्या है, टू लेवरेज द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ आइलैंड, हाउएवर इट हैज फेस्ड अ सिग्निफिकेंट अपोजिशन ऑफ, किसके द्वारा किया गया है,
कंजर्वेशनलिस्ट के द्वारा, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट के द्वारा, लोकल ट्राइब का वहाँ जो काउंसिल है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विच इज़ द नाउ द ग्रेटेस्ट अपोजिशन पार्टी, इन्वायरमेंट सोशल कंसर्न को लेके। रिलेवेंट हमारे एग्जाम के लिए क्यों हो जाता है? इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए इन्वायरमेंट हो जाता है, करंट अफेयर में ये टॉपिक चल रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोकेशन पूछ देगा, वहाँ का आइलैंड पूछ देगा, वहाँ का वोल्केनो पूछ देगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को ना देख के आप उसका सोशल बैकग्राउंड, इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल, नेशनल सिक्योरिटी सब कुछ देखना होता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? दूसरा कि जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी, आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया, है ना। ये जो हमारा पोर्ट ब्लेयर एरिया है, जो हमारा ये आइलैंड है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। जो कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड किसका है? म्यांमार का है। तो कोको आइलैंड में क्या है, चाइना ना अपना एक पोर्ट बना रही है, तो अगर वो बना रही है तो हम अगर यहाँ पे डेवलप नहीं करेंगे तो चाइना क्या है, चाइना का वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव गया है उससे वो क्या करेगा, हम लोग को चारों तरफ से घेर लेगा। तो ये चोक पॉइंट भी एक हो जाता है यहाँ पे, एक मतलब ये मलक्का स्ट्रेट के पास, तो ये सब के लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समरी क्या है या वैल्यू एडिशन क्या है इसका, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, द प्रोजेक्ट इंक्लूड से ICTT ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड कैपेसिटी टू हैंडल 4000 पैसेंजर पर आवर, एक घंटा में 4000 पैसेंजर को इसका कैपेसिटी है। टाउनशिप बनेगा, गैस बनेगा, क्योंकि जब लोग आएंगे जाएंगे तो रहेंगे कहाँ, टाउनशिप बनेगा ऑब्वियसली, फिर उनका रहने का, खाने का, सोलर बेस्ड पावर प्लांट बन रहा है ना। ये कितने किलोमीटर में स्प्रेड है? 16,610 हेक्टेयर में। इंपॉर्टेंट ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है सिक्योरिटी के लिए, वो आपको बता दे रहे हैं कि ग्रेटर निकोबार का जो लोकेशन है वो मलक्का स्ट्रेट के पास है, एक की मैरीटाइम चोक पॉइंट आपको बताया अभी ऊपर में, और ये क्रूशियल एरिया हो जाता है रीजनल और ग्लोबल मैरीटाइम इकोनॉमिकल पार्टिसिपेशन के लिए। यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो ये मलक्का स्ट्रेट है, अगर हम इसको चोक कर देंगे तो चाइना को घूम फिर कैसे जाना पड़ेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो। तो अगर हम यहाँ पे अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देते हैं, और ये कोको आइलैंड को वो चाइना बना ही रहा है इसलिए, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल और सोशल कंसर्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंजीनियर्स ट्राइब, आप लोग अभी एक नेटफ्लिक्स पे कुछ साल पहले एक वो आया था, काला पानी करके एक टीवी सीरीज आया था, अगर आप उसको देखेंगे, अगर कभी टाइम मिले तो देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमंस जो हैं एक एरिया जो कि बहुत ही ट्राइबल के लिए बहुत अच्छा है, कल्चरल उनके लिए, कैसे वहाँ जाके हम एक छोटा एक बिस्किट का पैकेट देते हैं उनको खाने के लिए और बोलते हैं डांस करके दिखाओ, दिस इज़ रेडिकुलस थिंग्स वी डू, तो आपको वो समझ में आएगा। तो उस पर इंडिजिनस ट्राइब जो है वहाँ का, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे आपका जो घर है उसमें कोई बाहरी लोग आके और आपको भगाने का कोशिश करे, आपके खेत को ले लिया जाए, आपकी ज़मीन को ले लिया जाए, आपके घर को ले लिया जाए डेवलपमेंट के नाम पे, उसके लिए तो वहाँ का जो इंडिजिनस ट्राइब है उस पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। जो शोम्पेन्स और निकोबरीज ट्राइब हैं उनका जो इनहैबिटेट है आइलैंड का, वो पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, डिस्ट्रप्शन हो जा रहा है, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल बदल जा रहा है। एलिगेशन क्या है कि प्रोजेक्ट वायलेट्स ट्राइबल राइट्स एंड लैक्स एडिक्वेट कंसल्टेशन। उसका इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है कि प्रोजेक्ट थ्रेटन्स आइलैंड बायोडाइवर्सिटी, फेलिंग ऑफ नियर 1 मिलियन ट्री, पेड़ काटना पड़ेगा। गलेथिया बे में जो कोरल रीफ्स हैं उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इंडेजन स्पीसीज सच निकोबार मेगापोड वर्ड है, लेदर वैक टर्टल है, जिसका क्या हो जाएगा, हैबिटेट डिस्ट्रप्शन में रिस्क आ जाएगा। मतलब पूरा बायोडाइवर्सिटी को हम लोग क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, छेड़ देंगे। और जब हम नेचर के साथ जब भी छेड़े हैं वो क्या हो जाता है, डिजास्ट्रस हो जाता है। उसका सिस्मिक वल्नरेबिलिटी भी हो जाता है कि वहाँ भूकंप आने का, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कैसे, अगर हम वहाँ पे अभी आप पढ़े होंगे उत्तराखंड में कैसे लैंडस्लाइड हो गया, उसी तरीके से सिस्मिक वल्नरेबिलिटी कैसे हो जाता है कि प्रपोज पोर्ट जो है वो सिस्मिक एक्टिविटी जोन में है। आपको पढ़ा होगा 2, 3, 4, 5 जो सिस्मिक जोन है हमारा, जो पूरे इंडिया इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑफ सिस्मिक जोन, वो एक्सपीरियंस करता है सिग्निफिकेंट सब्सिडेंस ड्यूरिंग 2004 सुनामी, रेजिंग कंसर्न अबाउट द प्रोजेक्ट सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी, उस पर भी क्वेश्चन करता है। अब आता है पॉलिटिकल एंड लीगल रिएक्शन, जिसके कारण ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कांग्रेस पार्टी स्टैंड करती है क्या। अब आपको पता है एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना कि कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड करती है, आपको कुछ पार्टी का नाम नहीं लेना है, आपको बस लिखना है कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है, इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, कंजर्वेशनलिस्ट जो भी हैं वो क्या अपोज कर रहे हैं। तो अभी का जो न्यूज़ है उसमें जो पहले के फॉर्मर मिनिस्टर थे जयराम रमेश, वो डिमांड क्या किए कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ क्लियरेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बाय पार्लियामेंट्री कमेटी, कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, उस पर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे, तब जाके ये जो प्रोजेक्ट है उस पर काम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एम्फसाइज द नीड ऑफ बैलेंस अप्रोच दैट कंसिडर्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ट्राइबल राइट्स। ट्राइबल राइट की बात कर रहे हैं। लीगल चैलेंज क्या है हमारा, वो देखते हैं कि अप्रैल 2023 में एनजीटी, आपको पता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट के बारे में देखती है, कोर्ट है,
ऑर्डर द फॉर्मेशन ऑफ हाई पावर कमिटी टू रिव्यू द प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस, है ना। डिस्पाइट अपोजिशन द प्रोजेक्ट हैज रिसीव प्राइमरी अप्रूवल एंड गवर्नमेंट मूविंग फॉरवर्ड द प्लानिंग एंड बिडिंग प्रोसेस, कि अपोजिशन होने के बाद भी हम लोग गवर्नमेंट क्या की कि आगे बढ़ गई प्लानिंग और बिडिंग प्रोसेस के लिए, कि वहाँ पे वो कर दिया गया कि कौन कंपनी आएगी, आइए अपना बिडिंग करिए और जो डेवलप करना चाहते हैं वो आइए। अब रिफॉर्म क्या क्या है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म का जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो देख लेते हैं। पहली बात तो कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ भी आए इस तरह का बात इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, वहाँ सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो है क्रूशियल टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन एटसेट्रा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे हम, है ना। लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करेंगे, इनोवेटिव और इको फ्रेंडली सोल्यूशन लाएंगे, यही सब इंपॉर्टेंट है। अब कंक्लूजन पे क्या आते हैं, देखिए अब आपको पूरा हम आर्टिकल बता दिए, उसका जिस्ट बता दिए, तो कैसे कंक्लूड किया जाता है वो आपको बता रहा है। क्या लिखे हैं, द प्रपोज इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड टू ग्रेट निकोबार आइलैंड हाइट्स टू complex interplay between development, environmental conservation and social equality. While the project promises strategic and economical benefits, it poses significant risk in the island fragile ecosystem and indigenous community. A balanced and sustainable approach, देखिए ये क्या दिखा रहा है कि हम लोग वहाँ पे काम करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, बैलेंस और सस्टेनेबल अप्रोच के साथ काम करेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स एंड जीनियस स्टेक होल्डर engagement is essential to ensure that development does not come to cost of ecological and social being. ये क्या एक फ्यूचरिस्टिक प्लान भी दिखा रहा है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में, कि हम लोग वहाँ काम करेंगे लेकिन डज नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजिकल एंड सोशल वेल बीइंग। तो ये देख के आपको समझ में आने कि कंक्लूड कैसे करते हैं, कैसे समअप करते हैं हम एक आंसर को, राइट। अब अगला पे चलते, इसमें बहुत ज़्यादा समय दे दिया गया है। अब आते हैं डिसइन्फ्लेशन पे। व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, एंड आप लोग एक टर्म पढ़ते होंगे डीफ्लेशन, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिसइन्फ्लेशन। हमारे लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बस फूड इन्फ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन, आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, राइट। पहले तो आपको बता दे रहे व्हाट इज फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन क्या हो जाता है कि जो प्राइस होता है, फूड कमोडिटीज जो होता है का जो प्राइस है उसमें अगर राइज हो गया, बढ़ गया, राइज इन प्राइस ऑफ फूड कमोडिटीज इज कॉल्ड फूड इन्फ्लेशन। जैसे अब पार्ले जी बिस्किट पहले 3 रुपये हम खरीदते थे, उसमें 12 बिस्किट होता था, अभी क्या है वो 6 रुपये में हो गया, लेकिन वो 10 बिस्किट हो गया। तो क्या हो गया, प्राइस जो है खाने का वो क्या हो गया, बढ़ गया, और क्वांटिटी भी क्या हो गया, घट गया। दिस इज फूड इन्फ्लेशन। राइस, 1 kg राइस मान लिया जाए पहले 20 रुपये पर केजी मिलता था, अभी वो 50 रुपये केजी पर हो गया, पर केजी हो गया। बासमती राइस की बात कर रहे हैं, मे भी रेट डिफर हो सकता है, बट बस आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं। तो वो जो 20 से जो 50 हो गया वो क्या हो गया, फूड इन्फ्लेशन हो गया, राइट। अब हम बात करते हैं डिसइन्फ्लेशन पे, एंड डिसइन्फ्लेशन एंड द सेकेंड टर्म विच कंफ्यूज यू, डीफ्लेशन, ठीक है। आपको हम डीफ्लेशन समझाते हैं, क्या होता है कि किसी भी प्राइस में जनरल ड्रॉप हो गया। जैसे मान लिया जाए कि कोई फ़ोन है, मोबाइल है, उसका प्राइस 10,000 है, उसका प्राइस ड्रॉप होके 8K हो गया, 8,000 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया, कि उसका प्राइस ही घट गया। व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन, कि मोबाइल का रेट आपको पता है, पहले मोबाइल का एग्जांपल देना सही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान का रेट डिग्रेड हो जाता है। चलिए आपको एग्जांपल देते हैं कोई लैंड का, या लैंड का देते हैं कि कोई लैंड है, लैंड का जो है रेट क्या हो गया, उसका प्राइस डाउन हो गया। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि उसका जो इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है, इन्फ्लेशन परसेंटेज जो है अगर वो डाउन होने लग गया, ठीक है, वो होता है डिसइन्फ्लेशन। मतलब कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, कम हो गया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कि महंगाई का जो, पहले तो इन्फ्लेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन महंगाई, कि किसी भी कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ जाना, ठीक है, वो हो गया इन्फ्लेशन। और उसका जो प्राइस बढ़ने का रेट है उसमें कमी आ जाना, वो हो गया क्या, डिसइन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या हो गया, डिफ्लेशन क्या हो गया कि प्राइस ही घट जाना। सो दीज आर 3, है ना, अलग अलग टॉपिक है, वो आपको समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको फूड इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, डिसइन्फ्लेशन समझ में आ गया, डिफ्लेशन समझ में हो गया। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई सामान है, जैसे कोई कमोडिटी ले रहे हैं, जैसे क्या, एक बेल्ट है, ठीक है, एक बेल्ट है, इसका प्राइस 100 रुपया है, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस जो है, ये 2010 की बात करें जिसमें 100 रुपया में मिल रहा था, अब अभी क्या है 2024 में इसका प्राइस हो गया है 900 रुपया, ठीक है। लेकिन
अभी का प्राइस जो है ये 100 से जो 900 हुआ वो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। और 900 से घट के किसी दिन ये 850 रुपया हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया। और इसमें जो परसेंटेज चेंज हो गया कि जो इन्फ्लेशन जिस रेट से ये बढ़ रहा था उसमें जो कमी आ गया, दैट इज डिस इन्फ्लेशन, राइट। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। वो क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, डिफ्लेशन को, इन्फ्लेशन को, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के के अंदर काम करता है, सीपीआई, वो आप बताएंगे, ठीक है। सीपीआई का फुल फॉर्म बताएंगे, ये तो हम बता ही दिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन से मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, कौन कैलकुलेट करता है सीपीआई, वो आप बताएंगे, राइट। अब आगे चलते हैं। आगे आता है कि एंजल टैक्स क्या होता है। नाम क्या है, एंजल टैक्स। वो एंजल प्रिया वाली एंजल नहीं है, काइंड ऑफ कह सकते हैं वही एंजल है। ये एंजल जो क्या होता है कि सपोज आप कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपको स्टार्टअप करने हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ अपना इनिशियल मनी लगाए, लेकिन आप कहाँ गए, टाटा के पास गए, ठीक है, आप गए अंबानी के पास गए, आप गए बिरला के पास गए, ठीक है। ये तीनों के पास गए तो उसमें टाटा साहब जो थे वो बोले कि ठीक है हम आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे। वो क्या किए कि 100 करोड़ का आपको फंडिंग दिए, ठीक है, फंडिंग दिए। तो ये जो 100 करोड़ का आपको फंडिंग मिला, तो ये क्या, जो टाटा है वो आपके लिए एंजल बन के आ गए, क्योंकि आपको तो बिना पैसा का कोई स्टार्टअप होता नहीं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर पाते या प्रोडक्शन कर नहीं पाते, तो ये जो टाटा कंपनी आई वो आपके लिए एंजल आ गई। तो इसी पे ये जो पैसा दिया 100 करोड़, इस पे जो टैक्स लगता है वो होता है क्या, एंजल टैक्स। इसी को बोलते हैं एंजल मनी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, सीआईआई। सीआईआई क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जो काम क्या करती है कि इंडस्ट्रीज़ में क्या रिफॉर्म के लेके बात होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कैपिटल मनी बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन हो, कंपनी अच्छा चले, वो काम करती है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इन इट्स यूनियन बजट रिकमेंडेशन ऑन ट्यूजडे सजेस्टेड द रिमूवल ऑफ सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ colloquially known as the एंसल टैक्स, स्टेटिंग द स्टेप वुड बी ग्रेटली एड कैपिटल फॉर्मेशन। पहले क्या था इसमें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला कॉलम, कि पहले क्या था, विच इज इनकम टैक्स। ये आप ये याद रखिए कि 30.6% क्या लगता है, एंजल टैक्स। सीधा प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है कि कितना एंजल टैक्स लग रहा है, तो 30.6%। आपको बताना है कि क्रिप्टो करेंसी पे जो वो सब करते हैं, बिटकॉइन पे जो ट्रेडिंग करते हैं, उस पर कितना टैक्स गवर्नमेंट लगाई है पिछले साल, ठीक है, वो आप बताइए, क्रिप्टो पे कितना टैक्स है। तो वो बोला जा रहा है कि पहले जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोकल यहाँ के जो इंडियन कंपनीज जो थे उन पे लगता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 में प्रपोज कर दिया गया और इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, एंजल टैक्स इवेंट टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर फ्रॉम अप्रैल 1 2024 से, कि क्या कर दिया गया कि एंजल, अगर कोई बाहरी कंपनी है, नॉन रेसिडेंशियल कंपनी भी है, उस पर भी एंजल टैक्स लगेगा। आपको एंजल टैक्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट इसमें यही था। आगे चलते हैं, आगे आते हैं। दिस इज़ द वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस, बी ऑल बिहारी, बी ऑल इंडियन, कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत ही एंशिएंट यूनिवर्सिटी है ना, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसका आज नया कैंपस का इनॉग्रेशन है, ठीक है। कौन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं, साथ में कौन आ रहे हैं, जयशंकर साहब आ रहे हैं, और हमारे बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर, साथ में नीतीश कुमार और पवित्रा मार्गरीटा, ठीक है। और ऑनरेबल चांसलर कौन है, अरविंद बनगरिया। आपको पता होना चाहिए जब ये यूनिवर्सिटी बना था तो इसके पहले चांसलर कौन बने थे, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, कुछ लोग जो नहीं जानते वो सुन के चौंकेंगे कि अमर्त्य सेन जैसे पर्सनालिटी को बनाया गया था। जी हाँ, अमर्त्य सेन बने थे यहाँ के पहले चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के। आपको इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं पहले। ये क्या है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बन गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राइट। अब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो क्या सिर्फ इंडिया बनाई, नहीं, ये सपोर्टेड बाई 18 कंट्रीज के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है, 18 कंट्रीज। दैट्स वाई आप देखेंगे कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इन्वॉल्वमेंट क्यों बुलाया गया है, क्योंकि इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री हु बिल्ड दिस, 18 कंट्री है सपोर्टेड टू मेक दिस यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंस इसका समझिए, ठीक है। अब आते हैं, ये कैंपस है, ये जो तो आपको फोटो दिख रहा होगा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का जो नया यूनिवर्सिटी बन रहा है उसका कैंपस है। ये कौन डिज़ाइन किया है, इसके
वास्तुकार कौन है, तो ये डिज़ाइन किया गया है BV दोषी के द्वारा, आर्किटेक्ट है, सब बहुत ही फेमस है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, इनको प्रिट्जगर अवार्ड भी मिल चुका है, प्रिट्जगर अवार्ड, जो कि अगर हम बात करें आर्किटेक्चर के फील्ड में तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। एक कैंपस का खासियत क्या है, कैंपस का खासियत बता दे रहे हैं कि नेट जीरो एनर्जी पहले तो यहाँ बनाया गया है, नेट जीरो एनर्जी द्वारा चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर एंड वेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है, वाटर का बेस्ट और वेस्ट वाटर भी, और ये नॉर्मल वेस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया गया है, ठीक है। और ये बिहार का पहला प्लास्टिक फ्री कैंपस बन गया है, प्लास्टिक फ्री कैंपस। यहाँ पे आपको कोई प्लास्टिक नहीं मिलेगा, पानी पिलाया जाएगा शीशे के गिलास में, एटसेट्रा। अब ये बना कब था, आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं इसका टाइम स्पैन, कि 2006 में हमारे जो कलाम साहब प्राइम मिनिस्टर थे, APJ अब्दुल कलाम, वो प्रपोज किए थे आइडिया को कि इसको बनाना चाहिए। 2007 में क्या किया, बिहार गवर्नमेंट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल को पास किया कि बनाएंगे हम लोग। ये फिर गया 2010 में राज्यसभा में, 2010 में राज्यसभा पास कर दिया, फिर लोकसभा भी पास कर दिया, और उसके बाद 25 नवंबर 2010 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया गया बाय द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। और आपको पहले बता ही दिए कि ये इसके पहले चांसलर अमर्त्य सेन थे, अभी कौन है, अरविंद पनगरिया बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, ये नीति आयोग के भी पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये किस किस चीज़ में ऑफर करेगा प्रोग्राम को, तो ये देख लीजिए एक बार। अभी यहाँ ग्रेजुएशन नहीं हो रहा, सिर्फ मास्टर्स और PhD प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। किस किस चीज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, हिंदू स्टडीज़, हिस्टोरिकल स्टडी, बुद्धिस्ट स्टडी, फिलॉसफी, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैनेजमेंट एंड वर्ल्ड लिटरेचर। सो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा है क्योंकि हम नालंदा से ही हैं, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। अब आते हैं अगला, जो है कि आप देखे होंगे कि वेस्ट बंगाल में जो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो उस पर अभी रोज़ आएगा, अभी 8 दिन तक रोज़ आएगा कि कैसे इस पर हम ये एक्सीडेंट से क्या सीखना चाहिए, गेट बैक टू ट्रैक कैसे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ गलती हो गई, ठीक है। तो हम आपको एक छोटा इसके लिए क्या किए हैं कि एक आर्टिकल ले आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, इसको हम समराइज करके ले आए हैं, बाकी रोज़ पढ़ने का ज़रूरत है नहीं। तो जो ट्रैजिक रेल एक्सीडेंट हुआ जून 17 को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे वेस्ट बंगाल में, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या हुआ, सियालदह वांड कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से जो आ रही थी वो क्या हो गई, टकरा गई किससे, एक गुड्स ट्रेन से, मालगाड़ी से, और उसमें 40 लोग इंजर हुए और 9 लोग का कैजुअलिटी हो गया। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि कोलिजन टुक्स प्लेस एट 8:55 11 किलोमीटर फ्रॉम जलपाईगुड़ी स्टेशन एंड द इम्पैक्ट डीरेल्ड 3 कोचेज ऑफ कंचनजंगा एक्सप्रेस एंड ट्रैप्ड पैसेंजर। बहुत ही फेमस फोटोग्राफ था, जो एक बॉगी पूरा का पूरा दूसरे पे इस तरह से घुस गया था, ठीक है, विच इज़ वेरी हॉरिफिक। तो उसमें क्या हुआ कि इंक्लूड 7 पैसेंजर, लोको पायलट, गुड्स ट्रेन एंड अदर रेलवे, ये सब तो होगा ही। रिलेवेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए वो देख लेते हैं कि हमारे कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आएगी तो हम इसको कोट कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोट कर सकते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी में कोट कर सकते हैं। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आए तो अंडरस्टैंड द काउजेज एंड रिस्पॉन्सेज टू रेल एक्सीडेंट, की क्या कारण है उसको समझेंगे, और कारण के बाद उस पर रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्या क्रूशियल हो जाता है वो देखेंगे। इंसाइट टू रेलवे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज, कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में तो कमी नहीं आई, लोग जो हमारे जो आप लोग जैसे जो सब चुन के जाते हैं, जो बन के जाते हैं वहाँ ऑफिसर, उनके नेग्लिजेंस के कारण तो ये नहीं हुआ। तो पब्लिक एडमिशन में देखेंगे कि रिलेवेंट क्या है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी में कि डिस्कशन ऑफ सिग्नल सिस्टम, टेक्नोलॉजी जो नहीं आ रही है वो काम कर रही है सही से नहीं, या हम लोग पीछे चल रहे हैं, कौन से कंट्री से क्या सीखना चाहिए, जापान से सीखना चाहिए, जर्मनी से सीखना चाहिए, राइट। इसका समरी क्या है, इसका समरी ये है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म क्या है, ठीक है, क्या क्या रिफॉर्म का ज़रूरत है। तो वो है कि जो हमारा सिग्नल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने का ज़रूरत है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। अपग्रेड ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर की, हर बार आप सुनेंगे रेल मिनिस्टर से कि जो हमारा जो ट्रैक है, आपको सुने होंगे जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो बीच से कि हमारा जो अंग्रेज के समय का जो ट्रैक ले किया गया था, रेल, इसको रेल बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रैक होता है उसको रेल बोलते हैं। तो जो रेल बिछाया गया था, तो वो रेल जो है वो बहुत पुराना है और इसको पूरे बदलने में मतलब काम को रोकना पड़ेगा। इसलिए क्या है कि हम लोग को अलग ही लाइन बुलेट ट्रेन के लिए किया जा रहा है, हाई स्पीड ट्रेन के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो जो हमारा ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने का ज़रूरत है, ठीक है। पुअर ट्रैक कंडीशन हो गया है, क्यों, क्योंकि ओवरलोड चल रही है, हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं, बस नया नया ट्रेन ले आ रहे हैं और जो ज़रूरी चीज़ है उसको काम नहीं करते हैं। इनहेंस सेफ्टी, जैसे मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं एग्जाम देने वाले, वो अपने बेसिक्स पे काम नहीं करेंगे और ऊपर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ लें,
अरे बेसिक्स पे काम कर लो, सब हो जाएगा। सेम सेम एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि हम लोग को बेसिक पे काम करना चाहिए। ट्रैक कंडीशन अगर ठीक हो जाए तो ये सब डीरेलमेंट, एक्सीडेंट बहुत ही कम होगा। हाई क्वालिटी ट्रैक लगाने, मॉडर्न ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब करना पड़ेगा। इनहेंस सेफ्टी प्रोटोकॉल, ये सब पढ़ लीजिएगा आप। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, कि हम लोग को टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च करने का जरूरत है। एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी सच एज प्री एक्टिव मेंटेनेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग ट्रेन ऑपरेटर्स, AI ड्रिवन सेफ्टी सिस्टम, है ना। चलिए, एक आपको पता होना चाहिए, रेलवे ना जो कोलाइड सिस्टम होता है, जो ट्रेन टकरा जाती है, उसके लिए एक टेक्नोलॉजी लाई है, उसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। उसको हम कल बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि ड्रोन से कैसे करेंगे, AI से कैसे, आपको पता है जिस एरिया में ये एलिफेंट रिजर्व है, आपको वहाँ पे AI से एलिफेंट के मूवमेंट के बारे में पता लगाया जाता है और वो ट्रेन सिग्नल को दिया जाता है कि एलिफेंट का मूवमेंट है ट्रैक पे। तो इसके कारण जो एलिफेंट जो सिस्टम हो जाता है, एलिफेंट का जो डेथ हो जाता था ट्रेन से टकरा के, वो सब कम किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है कि कंटिन्यूस ये ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए रेलवे पर्सनल्स का, जो कि बहुत क्रूशियल है। इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है रेलवे, इतना ज़्यादा लोग जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अगर अच्छे से नहीं देंगे तो वो उनको काम ही नहीं पता होगा कि काम कैसे करना, तो कैसे काम होगा। तो उसका ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग कल्चर ऑफ सेफ्टी विद इन द रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग को एक कल्चर डेवलप करना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, सेफ्टी, है ना। सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ऑल लेवल पे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना पड़ेगा, है ना, कि कहीं कहीं पे अगर देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ढीला है, बहुत प्रेशर देने के बाद भी वो लोग काम ही नहीं करना चाहते, पुराने जो लोग हो गए हैं, बूढ़े जो लोग हो गए हैं, तो वहाँ पे क्या कर देना चाहिए कि उसको आप प्राइवेट कर दीजिए, हटाइए काम को। जैसे आप सुरक्षा कर्मी, ये सफाई कर्मी की बात करेंगे तो मोस्टली जगह आप प्राइवेट कंपनीज़ को दे दी जाती है साफ सफाई का काम, और आप देखेंगे इंप्रूवमेंट वहाँ साफ सुथरा ज़्यादा दिखता है, राइट। कोलैबोरेशन विद प्राइवेट फर्म कैन लीड टू एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन, सोल्यूशन, इवेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो कंक्लूजन वही है कि ट्रैजिक बिटवीन कंचनजंगा एक्सप्रेस एंड गुड्स ट्रेन नियर जलपाईगुड़ी, ये सेफ्टी और सिग्नल मैनेजमेंट की बात होती है। हाईलाइट क्रिटिकल इशू, है ना, और इंसिडेंट अंडरस्कोर्स द नीड फॉर रिगरस सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड इफेक्टिव डिजास्टर रिस्पॉन्स। ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, आपको खुद नोट्स बना लीजिएगा। अब आते हैं लोकेशंस इन न्यूज़, कि हमारे लिए लोकेशन कौन कौन सा पूरे वर्ल्ड में जरूरी है, जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है, जो पूछ देगा सीधा सीधा। अभी 4 दिन पहले एग्जाम हुआ UPSC का, उसमें भी देखेंगे पूछ दिया गया है, ठीक है, जो कि BPSC में डायरेक्टली सवाल आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए अभी कि इजराइल जो है डीपेंस रफाल ऑपरेशन एज, ये रफाह ऑपरेशन एज US इनवॉय विजिट्स लेबनान टू स्टाफ ऑफ वेवरवाट। ये जो देखिए, पहले आपको हम लोकेशन समझा दे रहे हैं। ये इजिप्ट है, अब इजिप्ट किसका पार्ट हो जाता है, इसको अफ्रीका में आ जाता है, ये आ जाता है एशिया में। ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, ये सऊदी अरबिया, ये सीरिया, और ये जो आप एरिया देखेंगे ये है वेस्ट बैंक, और दिस एरिया इज कॉल्ड गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप से यहाँ पे जो पॉइंट है ये है रफा पॉइंट, जहाँ से लोग माइग्रेट करते कहाँ, इजिप्ट के लिए। इसको क्या बोलते हैं, सिनाई पेनिनसुला। ये सिनाई पेनिनसुला का पार्ट है ये एरिया। तो वहाँ से जो भी माइग्रेंट है वो क्या घर छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यही है, ये जो एरिया है वो है रफा पॉइंट, ठीक है। इजराइल है, ध्यान में रखना है आपको कि ये जो V शेप में है वो इजराइल है। ये जो है आपका डेड सी है, ठीक है, और ये वेस्ट बैंक है, ये लेबनान है, और ये सीरिया है, ये गोलान हाइट्स, ये गाजा स्ट्रिप। और गाजा स्ट्रिप और ये जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला को जो टच करता है वो है ये रफा एरिया, ठीक है। तो वहीं पे क्या हुआ कि 17 पेनिनसुला पैलेस्टीनियन को डेथ हो गया क्योंकि वो एयर स्ट्राइक किया था। अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एरिया, ये ध्यान रखना। अब आपको और भी एरिया क्या क्या जो है वेस्ट में, हमारा वेस्टर्न एशिया और वी कैन से कि मिडिल वेस्ट में जो है वो ज़रूरी है, तो वो देखेंगे। अभी आप देखेंगे ईरान को याद रखिएगा, और अफ़गानिस्तान बहुत ज़रूरी है। अफ़गानिस्तान आपको पता है यहाँ पे होगा, ये पाकिस्तान और ये अफ़गानिस्तान होगा, ठीक है। ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, दिस इज़ कैस्पियन सी, ठीक है। और ये टर्की, सीरिया, इराक। अभी जो हम आपको एरिया दिखा रहे थे वो ही एरिया ये है, देखिए आपको दिखा रहे थे ना कि दिस एरिया इज कॉल्ड इजराइल, दिस इज गाजा स्ट्रिप, दिस इज वेस्ट बैंक, ये सीरिया, ये जॉर्डन, ये क्या है, सऊदी अरबिया। और आपको देखिए ये यमन, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, और ये बाबेल, ये बंदर अब्बास, ये कतर, ये सब क्या है, सब इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशन में अरेबियन सी, यहाँ गल्फ ऑफ एडन आ गए, गल्फ ऑफ एडन के बाद यहाँ रेड सी, ठीक है। और यही जो है क्या है, ये स्विज कनाल जो कनेक्ट करेगी मेडिटेरेनियन और रेड सी को, ठीक है। और ये इजिप्ट और ये सूडान। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया, जो बात अभी जो चल रहा है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो एरिया है, और ये ईरान वाला है, ठीक है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। कल के न्यूज़पेपर में, कल ना वीडियो किसी टेक्निकल कारण रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन टेक्निकल कारण से वो अपलोड नहीं हो पाया,
उसमें आवाज़ का कुछ इश्यू हो गया था, तो कल वाले में एक इंपॉर्टेंट था, तो आज हम उसको ऐड कर दिए हैं कि जो साउथ चाइना सी है उसकी, वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चाइना है वो बहुत पैर पसार रहा है। साउथ चाइना का ना एक 9 डैश करके लाइन है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 9 डैश करके एक एरिया बनाया। वो बोला है कि इसके अंदर जो भी आता है वो मेरा है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, ये पार्सल आइलैंड है, याद रखिएगा, स्पार्टले आइलैंड है, और ये स्कारबोर्ग शोआल। तो इस पे देखिए जो जो कलर है बना हुआ, वो सब कोई अपना अपना वो बताता है कि ये मेरा है। तो पार्सल आइलैंड की अगर हम बात करेंगे तो चाइना बोलता है कि चाइना बोलता है कि मेरा है, ताइवान बोलते हैं कि ये मेरा है, और वियतनाम भी बोलता है कि मेरा है। अब ये आइलैंड की बात करेंगे, शोआल की बात करेंगे, स्कारबोर्ग शोआल की, तो फिलीपींस भी अपना ओनरशिप बताती है, वियतनाम भी बताती है, चाइना भी और ताइवान भी। सेम एज स्पार्टली आइलैंड पे है कि फिलीपींस भी, वियतनाम भी, चाइना भी, और इधर मलेशिया भी आ जाती है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया साउथ चाइना सी वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाय द वे आपसे पूछ दिया कि पार्सल आइलैंड कहाँ है, आपको लगेगा कहीं बाहर उधर, ये उधर होगा वेस्ट में, नहीं, वो हमारे साउथ चाइना सी में है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, और ये 9 डैश लाइन जो है चाइना का, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक बहुत प्रीलिम्स के लिए ही बस इंपॉर्टेंट है कि थाईलैंड का सीनेट जो है वो पास कर दिया है लैंडमार्क बिल टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, LGBTQ कम्युनिटी के लिए सेलिब्रेशन का बात है ये। ठीक है, थाईलैंड सीनेट पास द फाइनल रीडिंग ऑफ मैरिज इक्विटी लॉ ऑफ ट्यूसडे पेविंग द वे ऑफ द बिग, द फर्स्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला कंट्री है जो रिकॉग्नाइज करता है सेम सेक्स कपल को, और वो लीगलाइज कर दिया मैरिज को। अब आपको ये बताना है कि इंडिया क्या सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है या नहीं। अगर किया है तो कौन सा केस है, वो केस का जो नाम रेफर करिएगा। सेम सेक्स, हालांकि चलिए आपको बता दे रहे कि इंडिया में सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है, राइट। उसके बाद एक न्यूज़ जो अभी सोशल मीडिया पर पूरा चल रहा होगा, अभी तो हम बिहार की गौरवान्वित होने की बात बताया आपको, जिसमें हमको प्राउड होता है, नालंदा यूनिवर्सिटी। एट द सेम टाइम बिहार का कुछ ऐसा काम हो जाता है जहाँ पे आपको बोला ही नहीं जाएगा कि अरे यार ठीक है। तो 182 मीटर का एक ब्रिज था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ब्रिज गिरना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से रिवर पे था, वो बकरा रिवर पे था, अररिया में है। तो आपको हम जल्दी से क्या करते हैं कि रिवर सिस्टम को, जो बिहार का रिवर सिस्टम, उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिकटी ब्रिज सिकटी इन बिहार अररिया डिस्ट्रिक्ट कोलैप्स इन आफ्टरनून, ये अररिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई रिवर जाती है, उस बकरा रिवर है, वो गंगा में जाके मिल जाती है। वहाँ पे नया ब्रिज अभी 4 दिन बाद इनॉग्रेशन होना था, और वो कोलैप्स कर गया। 12 करोड़ का लागत था। PM ग्रामीण सड़क स्कीम के द्वारा ये बनाया गया था। इनिशियली एस्टिमेटेड कॉस्ट 7.79 करोड़ एंड द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन अप्रैल 2021 एंड वाज कंप्लीटेड ऑन जून 2023। सून द कंस्ट्रक्शन अप्रोच रोड जो था इधर साइड ऑफ द ब्रिज, लोकल अथॉरिटीज सस्पेक्टेड द रिसेंट डिगिंग ऑफ द 2 पिलर्स ऑफ द ब्रिज ऑफ द अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ द वाटर माइट बी बीकन द। क्यों बना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि बकरा रिवर और वो अररिया में है। ठीक है, अब जल्दी से आपको हम रिवर सिस्टम बता देते हैं। ये हमारी गंगा है, ये यहाँ से यहाँ ये गंगा गई। ठीक है, ये रिवर क्या आ गई, ये घाघर रिवर, ये गंडक, उसके बाद ये बूढ़ी गंडक, बागमती, राइट, कमला, कोसी, और ये बकरा रिवर याद रखिए, और यहाँ से क्या आती है, महानंदा। ठीक है, ये किधर का हो गया, नॉर्थ बिहार की। अब साउथ बिहार की बात करेंगे तो कर्मनासा ये आएगी, जो बॉर्डर बनाती है बिहार और यूपी के बीच में। ठीक है, उसके बाद सोन, ये देखिए सोन रिवर का, ये सोन रिवर बेसिन हो गया। सोन के बाद आ गया पुनपुन, फल्गु और क्यूल। ठीक है, और यहाँ पे एक अजय रिवर आपको ये हो गया, ये अजय रिवर, ये क्या हो गया, क्यूल, फल्गु, पुनपुन, सोन एंड कर्मनासा, ये गंगा रिवर हो गई। और इधर से हम बात करेंगे तो ये हो गया घग्घर, ये हो गया गंडक, ये हो गया बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला एंड कोसी, ये अभी आपको बोले बकरा रिवर, और ये महानंदा। ध्यान रखिएगा बस, बकरा रिवर कहाँ है, अररिया में। और उसके बाद बताया गया कि अभी हाल में गंगा पे 10.5 किलोमीटर का ब्रिज जो था इनॉग्रेट हुआ 2014 में, इन जून 2022 200 मीटर स्ट्रेच का अगौनी सुल्तानगंज ब्रिज जो है वो भी कोलैप्स कर गया था, जो हमेशा बिहार ब्रिज कोलैप्स करने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉलिटी के लिए हो जाता है प्रोटेम स्पीकर। अभी आपको पता है अभी सरकार नई नई बनी है, तो अभी तक कोई स्पीकर को नहीं चुना गया। जब तक स्पीकर को नहीं चुना जाता है तब तक क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम क्या है, एक प्रोटेम जो वर्ड है, प्रोटेम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटेम का मतलब होता है मीन्स फॉर द टाइम बीइंग और टेम्पररी, कि टेम्पररी किसी चीज़ को बनाया जाता है, या फॉर द टाइम बीइंग अभी जो है उसके लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, बस इसलिए हम आपको ये
बताने का कोशिश करें कि जो प्रोटेम स्पीकर का जो जो हम लोग बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा हुआ है? हैंडबुक है। किसका हैंडबुक है? हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, वहाँ लिखा हुआ है, वहाँ मेंशन किया हुआ है। और वही बात करता है इसके अपॉइंटमेंट का और स्वेरिंग ऑफ स्पीकर प्रोटेम का। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा है वो 18th लोकसभा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 18th लोकसभा जो है फर्स्ट सेशन जो है 24 जुलाई को शुरू होने वाला है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या करना है कि 18th जुलाई याद रखना है, ये 18th लोकसभा जो है वो याद रखना है कि 18th लोकसभा गठन हुआ है। उसमें प्रोटेम स्पीकर जो कौन होंगे, वो जो सीनियर मोस्ट MP होंगे उनको बना दिया जाता है। उसके बाद हम लोग चुनाव करेंगे स्पीकर का और स्पीकर बन जाता है। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है? हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर में, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, बस यही है। उसका 2 इसका प्रेसिडेंट दिलवाएंगे, बस यही सब प्रोसेस लिखा हुआ है कि पहले वो चुन के जाएंगे 3 अदर MP के साथ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट वही है कि 18th लोकसभा प्रोटेम स्पीकर कहाँ लिखा हुआ है, बस इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। और आपका जो भी इंपॉर्टेंट, आपको जो भी सुझाव है, आपको कैसा लगा, आपको क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वी विल इम्प्रूव दैट एंड थैंक यू सो मच।